नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं डिफेंस की वीडियोस को। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वार ये भारतीय सेना को लेकर। दरअसल दोस्तों, जहां आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में असफल हो रहा है पाकिस्तान, तो वो अब LOC के पार से लगातार फायरिंग कर रहा है। इसमें सेना के JCO शहीद हो गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की गई और पाकिस्तान को बड़ा जवाब दिया गया। जब काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही, उसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यही नहीं दोस्तों, जब पाकिस्तानी सैनिकों की जान पर बन आई तो उन्होंने बड़े हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस फायरिंग की चपेट में JCO रविंद्र सिंह जी भी आ गए। वे वहां पर तैनात थे। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि इसी साल अभी तक करीब 1700 बार पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हुआ है। दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं शहीद JCO रविंद्र सिंह की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर आ रही है, जहां पर भारतीय सैनिकों ने 3 कट्टर उल्फा के उग्रवादियों को पकड़ लिया है और इनसे बड़ी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया गया है। दरअसल दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो कि घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से घिरा है, वहां पर सुरक्षा बल हमेशा गश्त करते रहते हैं और इन्हीं जंगलों और पहाड़ियों का सहारा लेकर ये आतंकी यानी कि उग्रवादी सेना पर हमला करते हैं। आपको बता दें कि सेना को खुफिया इनपुट मिला था, जिसके तहत ये बताया गया था कि यूनाइटेड कमांडर फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा आई के एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 3 कट्टर उग्रवादी छिपे हैं, जिस पर सेना ने कार्रवाई की और इनको पकड़ लिया। आपको बता दें कि इनमें मायोरी कमांडर इन चीफ के लीडर परेश बरुआ को भी पकड़ा है। भारतीय सैनिकों को इनकी तरफ से 3 पिस्तौल, 3 मैगजीन, गोला बारूद और लाइव राउंड और उल्फा आई के बैच भी बरामद हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 29 जुलाई को भीषण गन बैटल में जो कि मणिपुर के चंदेल जिले में हुआ था, यहाँ पर इन उग्रवादियों ने घातक हमला कर दिया था। इसमें असम राइफल के 3 जवान शहीद हो गए थे और 5 घायल हो गए थे। बाद में पूर्वोत्तर भारत के 3 उग्रवादी संगठनों मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट PLA और उल्फा आई ने संयुक्त रूप से मणिपुर में असम राइफल की गश्ती दल पर घातक हमला कर दिया था, लेकिन सेना के जवानों ने अपने इस बलिदान को खाली नहीं जाने दिया और इनके टॉप कमांडर्स को पकड़ लिया है और फिलहाल इन्हें पुलिस हिरासत में रख दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है स्वदेशी रूप से विकसित टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को लेकर। भारत अपनी नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है और एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम यानी कि ATADS को मारीच जो टॉर्पीडो है उसके साथ इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिन्हें कि इंडियन नेवी के फ्रंट वॉरशिप में लगाया जाएगा। इस डिकॉय सिस्टम को डेवलप किया गया है DRDO के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स क्लस्टर लैब नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफी लेबोरेटरी के द्वारा। आपको बता दें कि इस सिस्टम में टॉर्पीडो डिटेक्शन और काउंटर मेजर्स क्षमता लगाई गई है, जिससे ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन, ट्रैकिंग, साउंडिंग अलर्ट ऑफ इनकमिंग टॉर्पीडोज और डिकॉइंग ऑफ एकॉस्टिक होमिंग टॉर्पीडोज आदि शामिल है। आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि डिफेंस PSU है, उसके द्वारा इस डिकॉय सिस्टम का प्रोडक्शन किया जाएगा। इस प्रोटोटाइप के पूरे परीक्षण जो है वो सक्सेसफुल रहे और इसने अपना बेहतर क्षमताओं का प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि जो ग्लोबल टॉर्पीडोज है, अब उसके बराबर हमारी स्वदेशी मारिच भी बन गई है। मारिच अब डिकॉइंग कैपेबिलिटी से लैस हो चुका है और ये ग्लोबल सिस्टम्स के बराबर हो चुका है। इसके अलावा पूरी तरह से स्वदेशी होने के नाते DRDO और भारतीय उद्योग का निरंतर समर्थन टैक्टिकल मिशनों से उत्पन्न होने वाली नई आवश्यकताओं के आधार पर क्षमताओं का अपग्रेडेशन करने के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 पनडुब्बियों की खरीद के लिए भारत अक्टूबर में बोली प्रक्रिया शुरू कर देगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन के साथ बढ़ती नौसेना के साथ अंतर को कम करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 55,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना के लिए अगले महीने तक बोली प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। पनडुब्बियों का निर्माण भारत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा, जो घरेलू कंपनियों को देश में उच्च सैन्य प्लेटफॉर्म का उत्पादन करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रमुख विदेशी रक्षा बड़ी कंपनियों के साथ मिलाने की अनुमति देता है। सूत्रों के अनुसार पनडुब्बियों की विशेषताओं और मेगा परियोजना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, जिसे P75I नाम दिया गया है, रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की अलग अलग टीमों के द्वारा पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सूत्रों ने कहा कि अक्टूबर तक RFI जारी कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही परियोजना के लिए 2 भारतीय शिपयार्ड और 5 विदेशी रक्षा मेजर को शॉर्टलिस्ट किया है, जिन्हें सबसे बड़े मेक इन इंडिया उपक्रमों के रूप में
शामिल किया गया है। शॉर्टलिस्ट की गई भारतीय यूनिट्स एल&टी ग्रुप और राज्य के स्वामित्व वाली मझगांव डॉक लिमिटेड थी। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना अपनी पानी के नीचे की लड़ाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए 6 पनडुब्बियां हमले वाली 24 नई पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। वर्तमान में भारत के पास 15 कन्वेंशनल सबमरीन है और 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के चीन के बढ़ते प्रयासों के मद्देनजर नौसेना अपनी समग्र क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आपको बता दें कि चीन के पास वर्तमान में 50 से अधिक पनडुब्बियां, लगभग 350 जहाज हैं। जहाज और पनडुब्बियों की कुल संख्या अगले 8 से 10 सालों में 500 से अधिक होने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना की यूनिफॉर्म को लेकर आ रही है। भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में बदलाव की प्रक्रिया कुछ और आगे बढ़ गई है। सेना की कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म सहित सभी तरह की यूनिफॉर्म को ज्यादा आरामदायक, ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री से सैंपल मंगवाए गए थे और चुनिंदा सैंपलों का रिव्यू इन दिनों चल रहा है। पिछले साल यूनिफॉर्म में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत थे। बदलाव की कवायद के पीछे यूनिफॉर्म को ज्यादा आरामदायक बनाने के साथ ही मकसद अधिकारियों की यूनिफॉर्म में एक रूपता भी लाना है, ताकि ब्रिगेडियर और इससे ऊपर के अधिकारियों में यूनिफॉर्म से पता न चले कि वो किस आर्म रेजिमेंट का है। सूत्रों के मुताबिक बदलती ऑपरेशन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही आपको बता दें कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी भी काफी बदल चुकी है। अब कई तरीके के विकल्प भी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक आर्मी की कॉम्बैक्ट ड्रेस, समर और विंटर की रेगुलर ड्रेस, सेरेमोनियल ड्रेस, मेस की ड्रेस, सभी में बदलाव की कोशिश की जा रही है। जिन सैंपलों का रिव्यू चल रहा है उनमें फैब्रिक के साथ ही डिजाइन का कंफर्ट लेवल भी देखा जा रहा है। अलग अलग सैंपल में तुलना कर जो सबसे बेहतर लगेगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो खबर पहले सीक्रेट थी और अब उसका खुलासा हुआ है। दरअसल गलवान संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारतीय नौसेना ने अपने मोर्चे के एक युद्धपोत को दक्षिणी चीनी सागर यानी कि साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया था, जहां पीपुल लिबरेशन आर्मी की नौसेना समुद्र के ज्यादातर भाग पर अपना अधिकार का दावा करती है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता के दौरान चीन ने इस कदम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। चीन इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के पोतों की उपस्थिति पर आपत्ति जताता रहता है, जहां उसने कृत्रिम द्वीपों और सैन्य उपस्थिति के माध्यम से 2009 से अब तक अपनी उपस्थिति में काफी विस्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि दक्षिणी चीनी सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत की तत्काल तैनाती का चीनी नौसेना और सुरक्षा प्रतिष्ठान पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उन्होंने भारतीय पक्ष के साथ राजनीतिक स्तर की वार्ता के दौरान भारतीय युद्धपोत की उपस्थिति के बारे में शिकायत की। सूत्रों ने बताया कि दक्षिणी चीनी सागर में तैनाती के दौरान जहां अमेरिकी नौसेना ने अपने डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स तैनात किए थे, भारतीय युद्धपोत लगातार अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ सुरक्षित संचार प्रणाली को लेकर संपर्क बनाए हुए थे। नियमित अभ्यास के तौर पर भारतीय युद्धपोत को लगातार अन्य देशों के सैन्य जहाजों की आवाजाही की स्थिति के बारे में अपडेट दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की गतिविधि पर किसी भी सार्वजनिक निगाह से बचने के लिए पूरे मिशन को बहुत ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट की दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और फ्रांस को लेकर आ रही है। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियां चर्चा के अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों ने कहा कि गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों को अगले साल के लिए निर्धारित मिशन उल्फा जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं। स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के एक अधिकारी ने बताया कि मिशन अल्फा के लिए उपकरणों पर काम चल रहा है। साथ ही ये भी बताया गया है कि चर्चा अंतिम चरण पर है। इसे लेकर जल्द ही एक घोषणा की जा सकती है। उपकरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत और फ्रांस अंतरिक्ष के क्षेत्र में मजबूत सहयोग साझा कर रहे हैं। दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां करीब 10,000 करोड़ रुपए के गगनयान मिशन में सहयोग कर रही हैं। इनका उद्देश्य 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजना है। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस में अंतरिक्ष चिकित्सा के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित तंत्र है, जहां अंतरिक्ष सर्जन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई सवाल है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।